नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की तरफ से जो आरएस प्री की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसी श्रृंखला में हमारी ये अगली क्लास है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, आप सभी को विदित है कि हम जो आरएस प्री के अंदर जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं अर्थात जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका समाधान जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, उस इंडियन पॉलिटी के पार्ट को आरएस प्री के पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इसी सीरीज में हमारा ये साथियों नेक्स्ट सेशन है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था साथियों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने अभी तक आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ लिया है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं साथियों हमारे को राज्य के विरुद्ध। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखा होगा, राज्य के बारे में। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्टेट क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। स्टेट क्या है साथियों, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। तो अगला प्रोविजन किससे रिलेटेड होगा, विधि से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन उठा कि स्टेट के द्वारा जो ये विधियां बनाई जाएगी, ये विधियां किस प्रकार की बनाई जाएगी, ये विधियां इस प्रकार की बनाई जाएगी जिसमें क्या हो, विधि के समक्ष समता हो, जिसमें क्या हो, विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। और क्या हो, इसमें ये हो कि विधियों का क्या हो, समान संरक्षण हो, विधियों का समान संरक्षण हो अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो। उसके बाद में अब इन विधियों की सहायता से अर्थात विधि के समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण बना के हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि समाज में क्या लेके आएंगे साथियों, इक्वलिटी लेके आएंगे अर्थात सोशल इक्वलिटी लेके आएंगे, समाज में समता लेके आएंगे। और इन विधियों की सहायता से हम क्या करेंगे, इन विधियों की सहायता से हम ये करेंगे कि लोक नियोजन में हम क्या करेंगे, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होगी साथियों, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा इन विधि के समक्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण की सहायता से हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो मानसिक बीमारी है था, जो अस्पृश्यता से रिलेटेड जो मानसिक बीमारी है, उस अस्पृश्यता को क्या करेंगे साथियों, समाप्त करेंगे। इसके अलावा इन विधि के समक्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण से हम क्या करेंगे कि समाज में से जो विशेषाधिकार वर्ग हैं, समाज में से जो विशेषाधिकार वर्ग हैं उसकी समाप्ति करेंगे, या सोसाइटी में से हम क्या करेंगे साथियों, उपाधियों का अंत करेंगे, उपाधियों का क्या करेंगे, अंत करेंगे। तो ये है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक का सीक्वेंस। अब आप सभी को पता है कि आर्टिकल 12 में किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिकल 13 में किससे रिलेटेड प्रोविजन है, आर्टिकल 13 के अंदर विधि से रिलेटेड प्रोविजन है। और आर्टिकल 14 के अंदर कौन सी विधियों की बात की गई है, विधि के समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। उसके बाद में आर्टिकल 15 में किससे रिलेटेड प्रोविजन है, सामाजिक समता से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, लोक नियोजन में अवसर की क्या है साथियों, समता है। उसके बाद में अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो उसमें क्या है कि हम अनटचेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, अस्पृश्यता को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आर्टिकल 18 की बात की जाए तो आर्टिकल 18 में क्या है कि विशेषाधिकारों का या उपाधियों का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। अब इसमें जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड है, वो है साथियों समता के अधिकार से रिलेटेड है अर्थात राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड प्रोविजन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में सबसे पहले क्या किया गया साथियों, समाज के अंदर अर्थात इस सोसाइटी के अंदर क्या दी गई, इक्वलिटी दी गई। क्योंकि जो समता का कॉन्सेप्ट है, वो समता का कॉन्सेप्ट कहाँ पे चलता है साथियों, समाज में क्या चाहिए, हमें समता चाहिए। अब जब हमें समाज में हमने क्या कर दिया साथियों, समता दे दी, तो हमें क्या करना है, समाज के अणुओं को देखना है। समाज के अणु क्या है, समाज के अणु है समाज में रहने वाले व्यक्ति। समाज के अणु कौन है, समाज में रहने वाले व्यक्ति। अब इन व्यक्तियों को हमें क्या देना है, इन व्यक्तियों को देना है हमें स्वतंत्रता।
व्यक्तियों को क्या देना है साथियों, स्वतंत्रता देना है, अर्थात हमें क्या देना है, फ्रीडम देना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समता के अधिकार के बाद में हमारे कौन सा अधिकार आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। समता के अधिकार के बाद में किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स आएगा साथियों, फ्रीडम से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स आएगा। तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक की अगर बात की जाए, इसके अंदर कौन सा अधिकार मिला हुआ है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, अर्थात राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है। कौन सा अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, वो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो समता का कॉन्सेप्ट है, वो समता का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ होता है साथियों, वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। अब हम ये जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों को जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम शब्द का क्या तात्पर्य है, या इस फ्रीडम कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। अगर हम बात की जाए स्वतंत्रता को अगर संकीर्ण शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए, अर्थात इसका नैरो मीनिंग अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है कि स्वतंत्रता शब्द का तात्पर्य होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। क्या हो, अगर स्वतंत्रता को संकीर्ण शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए, तो संकीर्ण शब्दों में स्वतंत्रता शब्द का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं होने चाहिए साथियों, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में से प्रतिबंधों को हटा लिया जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसकी जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस फिलोसफी पे टिका है कि व्यक्ति क्या है, अपने मन और शरीर का मालिक है। व्यक्ति क्या है साथियों, अपने मन एवं शरीर का मालिक है। अतः जब व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, तो उसके शरीर पर और उसके मन पर किसका अधिकार है, उस व्यक्ति का अधिकार है। क्योंकि जब उसके मन और उसके शरीर पर उस व्यक्ति का अधिकार है, तो राज्य का, समाज का, या किसी भी धार्मिक संस्था का या ताऊ का उस व्यक्ति पर क्या नहीं होना चाहिए साथियों, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के जीवन में इनका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब जब व्यक्ति के जीवन में प्रतिबंधों का अभाव होगा, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे, तभी तो व्यक्ति साथियों सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अर्थात पॉलिटिकल एरिया के अंदर और इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अर्थात अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। ये तो संकीर्ण शब्दों में इसका मीनिंग लिया जाता है। अगर स्वतंत्रता को हम व्यापक अर्थों में समझने का प्रयास करें, तो स्वतंत्रता व्यापक अर्थों में क्या बोलती है साथियों, कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या चयन का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, चयन का अधिकार होना चाहिए। चयन का अधिकार, राइट टू चूज। अब किसका चयन करने का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, किस प्रकार की वृत्ति को अपनाना चाहता है, किस प्रकार के प्रोफेशन को अपनाना चाहता है। व्यक्ति को इस बात के चयन करने का अधिकार होना चाहिए कि वो जीवन साथी के रूप में किसके साथ में रहना चाहता है, जीवन साथी के रूप में वो किसके साथ में रहना चाहता है। व्यक्ति को इस बात का चयन करने का अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहता है। व्यक्ति को इस बात का चयन करने का अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार का भोजन करना चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र के अंदर, और व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, और व्यक्ति को क्या साथियों, आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के अंदर चयन करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। चयन करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये तो हुआ साथियों फ्रीडम शब्द का मीनिंग।
जो स्वतंत्रता का अधिकार हम जो पढ़ने चाह रहे हैं उसमें हमने अभी तक ये जाना है कि स्वतंत्रता शब्द का क्या तात्पर्य होता है। स्वतंत्रता शब्द का ये तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के जीवन पर क्या नहीं होने चाहिए, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, अर्थात प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, और उसके साथ में व्यक्ति को क्या होना चाहिए, चयन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू चूज होना चाहिए। और ये दोनों चीजें क्या है साथियों, एक दूसरे के पूरक है। जब ये दोनों एक साथ जुड़ती हैं तब उस व्यक्ति को क्या मिलता है, राइट टू फ्रीडम मिलता है, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो फ्रीडम मिली हुई है, अर्थात जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। तो आर्टिकल 19 से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। तो आर्टिकल 19 क्या होगा साथियों, 6 अलग अलग सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ होगा। तो अब ये देख लेते हैं, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका भी जो सब क्लोज ए है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, अर्थात स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या होगी साथियों, फ्रीडम होगी। सबसे पहले तो ये लिखा है कि सभी नागरिकों को, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल किनको मिले हुए हैं, केवल सिटीजन को मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 29 की और आर्टिकल 13 की, ये 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल किनको मिले हुए हैं, सिटीजन को मिले हुए हैं, अर्थात भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज ए क्या बोल रहा है कि सभी नागरिकों को क्या होगा साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल ये एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन जब मुद्दा आता है कि वाक शब्द का क्या तात्पर्य है, अभिव्यक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है, तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है या न्यायपालिका को है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर व्याख्या करके ये बताया जाता है कि वाक शब्द का क्या तात्पर्य है, अर्थात वाक में हम किस किस को सम्मिलित कर सकते हैं, और अभिव्यक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है, अर्थात हम अभिव्यक्ति में किस किस को सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाक की स्वतंत्रता में किस किस को सम्मिलित किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किस किस को सम्मिलित किया है। वाक शब्द का सिंपल तात्पर्य होता है कि बोलना, सिंपल मीनिंग क्या होता है, बोलना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने के साथ में चुप रहने का भी आपको अधिकार है। वाक की स्वतंत्रता में बोलने के साथ साथ आपको क्या है, चुप रहने का भी अधिकार है। चुप रहने का अधिकार है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसके अलावा क्या है कि वाक की स्वतंत्रता में आपको दूसरों के विचारों को, दूसरों के इस वाक का तात्पर्य स्पीच को बोलने का भी क्या है साथियों, अधिकार है। दूसरों के स्पीच को बोलने का अधिकार है। आप देखते होंगे कि सभी समय समय पर मीडिया वाले क्या बोलते हैं, मीडिया वाले क्या करते हैं साथियों, दूसरों के वाक को ही तो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है, अशोक गहलोत ने ऐसा कहा है, सचिन पायलट ने ऐसा कहा है, अर्थात वो क्या कर रहे हैं, दूसरों के वाक को बोल रहे हैं, दूसरों के वाक को बोल रहे हैं। जब दूसरों के वाक को बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, ये मीडिया की स्वतंत्रता भी कहाँ से कोरिलेटेड हो रही है साथियों, आर्टिकल 19 से कोरिलेटेड हो रही है। कहाँ से कोरिलेटेड हो रही है, आर्टिकल 19 से कोरिलेटेड हो रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किस किस को सम्मिलित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति का सिंपल तात्पर्य होता है कि चीज़ों को लिखकर या चित्र बनाकर प्रदर्शित करना, लिखकर चित्र की सहायता से प्रदर्शित करना, अर्थात अगर कोई राइटर किताब लिख रहा है तो वो क्या कर रहा है साथियों, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। किताब लिखने पर क्या कर रहा है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। अगर मान लीजिए न्यूज़ के अंदर कोई एडिटोरियल लिख रहा है, अर्थात कोई संपादकीय लिख रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है।
अगर मान लीजिए फिल्म निर्माण किया जा रहा है, फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, तो फिल्म निर्माण करने की जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से रिलेटेड हो रही है? आर्टिकल 19 से रिलेटेड हो रही है। किताब लिखने की स्वतंत्रता कहाँ से रिलेटेड हो रही है? आर्टिकल 19 से रिलेटेड हो रही है। इसी प्रकार से अगर कोई नाटकों का प्रदर्शन है, तो ये नाटकों का प्रदर्शन भी क्या होता है साथियों? ये भी किसका पार्ट है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है। इसके अलावा चित्रों की सहायता से न्यूज़ को दिखाना, तो मीडिया वाले क्या करते हैं साथियों? चित्र की सहायता से न्यूज़ दिखाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता या जो हमारे मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से जुड़ी हुई है साथियों? आर्टिकल 19 से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप समय समय पर अगर आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी भी प्रकार का कमेंट लिखते हैं या आप क्या करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना करते हैं या किसी भी राजनीतिक पार्टी की क्या करते हैं साथियों? प्रशंसा करते हैं, तो वो जो चीज़ें लिख रहे हैं वो आपको फ्रीडम कहाँ से मिल रही है? वो फ्रीडम मिल रही है आर्टिकल 19 से। वो फ्रीडम कहाँ से मिल रही है साथियों? आर्टिकल 19 के अंदर जो क्लोज फर्स्ट है उसका जो सब क्लोज ए है वो क्या कहता है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो ये तो हमने समझा कि वाक के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। एक जो राइट टू नो अर्थात जानने का अधिकार भी किसके अंदर आएगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगा। क्योंकि जब शासन और प्रशासन के बारे में मीडिया वाले लोग जानेंगे तभी तो वो क्या कर पाएंगे साथियों? न्यूज़ लिख पाएंगे, अर्थात हमको न्यूज़ दे पाएंगे। तो इसीलिए राइट टू नो अर्थात जानने का अधिकार वो भी किसका पार्ट है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है। तो ये तो हमने समझा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, इसका सब क्लोज बी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों को, मैंने पहले से बता दिया है कि आर्टिकल 19 केवल किनको प्राप्त है? नागरिकों को क्या होगा साथियों? सम्मेलन करने का अधिकार होगा या असेंबली करने का अधिकार होगा। नागरिकों को क्या होगा? सम्मेलन करने का अधिकार होगा या असेंबली करने का अधिकार होगा। बट कंडीशन अप्लाई है कि ये सम्मेलन कैसा होना चाहिए? बिना हथियारों के। बट कंडीशन अप्लाई क्या है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से, कैसे? शांतिपूर्ण रूप से आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन का अधिकार क्या लिखा है कि बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की क्या कर सकते हैं साथियों? असेंबली कर सकते हैं। अब देखो इसको समझो। आर्टिकल 19 इसको ए हम ये याद रखेंगे। आर्टिकल 19 उसका क्लोज फर्स्ट तो देख ही रहे हैं, तो केवल ए के अंदर क्या लिखा था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। नागरिकों को क्या होगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तभी प्रयोग कर पाएंगे जब वो कमरे से बाहर निकलेंगे। कमरे के अंदर केवल बोलने से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे साथियों? कमरे से बाहर निकलेंगे और कमरे से बाहर निकल के क्या करेंगे? या तो चाय की थड़ी पे बैठेंगे, क्या करेंगे साथियों? या तो चाय की थड़ी पे बैठेंगे या क्या करेंगे? चाय की थड़ी पर बैठेंगे, वहां पे जाके कोई असेंबली कर लेंगे, या क्या करेंगे? किसी चुनावी रैली में जाएंगे, क्या करेंगे? किसी चुनावी रैली के अंदर जाएंगे, या क्या करेंगे? किसी मेले में जाएंगे, या क्या करेंगे साथियों? क्लासरूम में जाएंगे। तो ये सभी क्या है? असेंबली। ये सभी किसके अंदर आते हैं साथियों? असेंबली। तो अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए नागरिक कमरे से बाहर निकलेंगे और कमरे से बाहर निकल के क्या करेंगे? सम्मेलन। क्या करेंगे? सम्मेलन। तो सम्मेलन करने का अधिकार कौन से के अंदर है साथियों? बी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज सी। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि नागरिकों को क्या होगा? नागरिकों को यूनियन बनाने का, नागरिकों को एसोसिएशन और नागरिकों को सहकारी समिति, और क्या होगा साथियों? सहकारी समिति यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये बनाने की क्या होगी? स्वतंत्रताएं होगी।
सी के अंदर क्या लिखा है, यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की और सहकारी समिति बनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हमारा जो मूलभूत संविधान था, उस मूलभूत संविधान के अंदर केवल दो चीजें लिखी थी इस आर्टिकल में, कि यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया कि नागरिकों को क्या होगी, सहकारी समिति बनाने की भी स्वतंत्रता होगी। तो सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता ये कौन से आर्टिकल से, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखे साथियों। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन ये उठा कि यूनियन, एसोसिएशन और सहकारी समितियां, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों की स्थापना करने की जो का अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त होता है नागरिकों को, वो आर्टिकल सी से प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसी भी प्रकार का दबाव समूह है, चाहे छात्रों का दबाव समूह है, चाहे मजदूरों का दबाव समूह है, या किसानों का जो दबाव समूह है, ये दबाव समूह बनाने की स्वतंत्रता भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आर्टिकल सी से प्राप्त होती है। इसके अलावा जितने भी जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप है, अर्थात हित समूह है, या किसी भी प्रकार के नागरिक संगठन है, या किसी भी प्रकार के वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात स्वैच्छिक संगठन है, ये सभी निर्माण करने की स्वतंत्रता नागरिकों को कहाँ से प्राप्त होती है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसके सब क्लोज सी से प्राप्त होती है। अब देखो, हमें इन आर्टिकलों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक के अंदर क्या पढ़ा कि व्यक्तियों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति अपने नागरिकों को क्या होगी साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, और घर से बाहर निकल कर क्या करेंगे साथियों, सम्मेलन करेंगे। अब जब सम्मेलन करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग मिलके, सम्मेलन के अंदर मान लीजिए 10,000 लोग आए और उसमें से 50 लोगों ने मिलकर क्या कर लिया साथियों, 50 लोगों ने मिलकर हो सकता है या तो कोई यूनियन बना लिया, या क्या बना लिया साथियों, कोई एसोसिएशन बना लिया, या क्या बना ली, सहकारी समिति बना ली। तो इसी सीक्वेंस के अंदर ये आर्टिकल चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है साथियों आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, और क्लोज फर्स्ट का भी सब क्लोज कौन सा है, डी। सी तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर क्या है, नागरिकों को, यानी कि नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में, अर्थात इंडिया की टेरिटरी के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा, आबाद रूप से संचरण, आबाद रूप से संचरण, आबाद रूप से संचरण की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। आबाद रूप से संचरण की क्या हो, आबाद रूप से संचरण की क्या होगी साथियों, स्वतंत्रता होगी। अर्थात क्या बोलना चाह रहा है, अर्थात ये बोलना चाह रहा है कि भारत के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को, भारत के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप तक घूमने की जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो स्वतंत्रता कहाँ से प्राप्त होती है साथियों, वो होती है आर्टिकल डी से। अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत भ्रमण करना चाहता है तो भारत भ्रमण करने की उसको स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी, इस डी से। अगर वर्तमान समय में अगर बात करें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अर्थात वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, वो पूरे भारत में भ्रमण करने की उनको स्वतंत्रता कहाँ से प्राप्त हो रही है, आर्टिकल डी से प्राप्त हो रही है। अब देखो वापस से हमारा सीक्वेंस देखते हैं। एक के अंदर क्या होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए वो किस में जाएगा, किसी न किसी सम्मेलन में जाएगा। अब जब किसी न किसी सम्मेलन में जाएगा तो सम्मेलन में क्या कर लेगा साथियों, यूनियन बना लेगा, एसोसिएशन बना लेगा, या सहकारी समिति का निर्माण कर लेगा। अब जब यूनियन बना लिया, जब एसोसिएशन बना लिया, जब सहकारी समिति बना ली, तो उसके विचारों को, अर्थात अपने यूनियन को, एसोसिएशन को और जो सहकारी समिति है उसके विचारों को वो संपूर्ण भारत में फैलाने का प्रयास करेंगे। और जब संपूर्ण भारत में फैलाने का प्रयास करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल कहाँ पे हो गया साथियों, डी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, उसका भी सब क्लोज कौन सा है साथियों, ई।
अब इसमें क्या होगा कि नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर निवास करने का अर्थात रेसिडेंस का और बस जाने अर्थात कहीं पे भी सेटल हो जाने का क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा। ई के अंदर क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों को कहीं पे भी निवास करने का और कहीं पे भी बस जाने की क्या होगी साथियों, स्वतंत्रता होगी। अब देखो यहाँ तक जब व्यक्ति भारत भ्रमण के लिए निकलेगा तो पूरे भारत में हो सकता है कि उसको कोई जगह पसंद आ जाए जहाँ पे उसकी क्या हो जाए कि कुछ समय के लिए रहने की इच्छा हो जाए। कुछ समय के लिए अगर रहने की इच्छा होगी तो वो तो क्या हो जाएगा, निवास करने का अधिकार हो जाएगा। और व्यक्ति सोचता है कि जयपुर, जोधपुर, दिल्ली यहीं पे क्या बना लेता है, परमानेंटली यहीं पे सेट हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, वो बस जाने का अधिकार अर्थात उसको सेटल हो जाने का अधिकार होगा। तो ये हुआ आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, उसका सब क्लोज ई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट ई तक पढ़ लिया, आगे है साथियों एफ। अब देखो अगर व्यक्ति क्या चाहता है, कहीं पे भी निवास करना चाहता है और या कहीं पे भी क्या करना चाहता है, बस जाना चाहता है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको मकान लेना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको मकान लेना पड़ेगा। मकान लेने का तात्पर्य है कि उसको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति का क्रय करना पड़ेगा। जब वो संपत्ति का क्रय करेगा तो कोई ना कोई उस संपत्ति का विक्रय करेगा, अर्थात क्या हुआ, इसके अंदर संपत्ति को अर्जित करने का एवं संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल एफ में लिखा हुआ था। क्या होगा, संपत्ति का अर्जित करने का और संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार उसको क्या होगा साथियों, प्राप्त होगा। अब देखो हमारा जो मूलभूत संविधान था उसके अंदर ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमें प्राप्त था, लेकिन जब मोरारजी भाई देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को क्या किया साथियों, इसको संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इस संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिख दिए गए, 300A के अंदर। कहाँ पे लिख दिए गए, 300A के अंदर लिख दिए गए। तो अब वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान समय में ये स्थिति है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अपितु संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है साथियों, एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अपितु कौन सा राइट्स है, लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है। तो ये हुआ एफ। अब देखो अगर व्यक्ति को क्या करना है, संपत्ति को अर्जित करना है, क्या करना है, संपत्ति को अर्जित करना है या संपत्ति को विक्रय करना है, तो संपत्ति को अर्जित तभी कर पाएगा जब क्या करेगा, कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां करेगा, अर्थात कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, तभी तो वो संपत्ति अर्जित कर पाएगा। तो नागरिकों को क्या होना चाहिए, संपत्ति अर्जित करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब संपत्ति कैसे कैसे अर्जित कर सकता है, वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन कर सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति कर सकता है, किसी भी प्रकार की आजीविका अपना सकता है। क्या अपना सकता है साथियों, आजीविका अपना सकता है। और क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और क्या कर सकता है साथियों, वो व्यापार भी कर सकता है। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि वृत्ति शब्द का क्या होता है। वृत्ति यानी कि प्रोफेशन वो चीज़ होती है जो व्यक्ति या तो शौक से करता है, व्यक्ति का शौक होता है। अगर किसी का मान लीजिए पढ़ाना शौक है, किसी का डॉक्टर बनना उसका शौक हो सकता है, या तो क्या है वृत्ति क्या होती है साथियों, या तो उस व्यक्ति वो क्या करता है, शौक से करता है, या इसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है साथियों, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो एक प्रकार का प्रोफेशन है। टीचर बनना है तो उसके लिए भी बीएड चाहिए, तो वो क्या है साथियों, एक प्रकार का प्रोफेशन है। वो क्या है, प्रोफेशन है, क्योंकि उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का तात्पर्य होता है, व्यवसाय हमेशा लाभ अर्जन के लिए किया जाता है। व्यवसाय किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें व्यापार, तो व्यापार में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात सेवाओं एवं वस्तुओं का क्या होता है, लेन देन होता है या क्रय विक्रय होता है। जबकि जो आजीविका है, ये आजीविका क्या है, एक व्यापक टर्म है।
एक व्यापक शब्दावली है जिसके अंदर इस आजीविका के अंदर हम किसको सम्मिलित कर सकते हैं, सब व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते हैं। अर्थात इसमें वर्ती भी आ जाएगी, इसमें व्यवसाय भी आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा साथियों, व्यापार भी आ जाएगा। या इसके अलावा भी अगर व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि की जा रही है तो वो किसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी साथियों, लाइवलीहुड के अंदर अर्थात आजीविका के अंदर सम्मिलित हो जाएगी। ये तो हमने देखा कि हम आर्टिकल 19 के अंदर नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अभी तक आर्टिकल 19 कंप्लीट नहीं हुआ साथियों। अब हम देखेंगे कि क्या ये स्वतंत्रताएं जो आर्टिकल 19 में जो मिली हुई हैं वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है। जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला है क्या वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है। इस डिबेट को देखते हैं कि निरपेक्ष है या सापेक्ष है, निरपेक्ष या सापेक्ष। तो ध्यान में रखें जो आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें फ्रीडम मिली हुई है निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, अपितु कौन सी फ्रीडम है साथियों, रिलेटिव फ्रीडम है अर्थात सापेक्षिक अधिकार है। ये किस प्रकार के अधिकार हैं, हमको जो अधिकार मिले हुए हैं वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अपितु हमको कौन से अधिकार मिले हुए हैं, हमको सापेक्षिक अधिकार मिले हुए हैं। सापेक्षिक अधिकार वो होते हैं जिनमें जो अधिकार मिले हुए होते हैं उनमें क्या होता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध होता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध या तार्किक प्रतिबंध बोल सकते हो। अर्थात जब व्यक्तियों को जो स्वतंत्रताएं मिली हुई होती हैं या जो अधिकार मिले हुए होते हैं उन अधिकारों पर अगर रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाए, तार्किक प्रतिबंध लगा दिए जाए, तब वो अधिकार किस प्रकार के अधिकार हो जाते हैं, तब वो अधिकार हो जाते हैं सापेक्षिक अधिकार। किस प्रकार के अधिकार हो जाते हैं, सापेक्षिक अधिकार। अब इसको हम समझते हैं कि निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष। एग्जाम्पल से निरपेक्ष में क्या होता है, मान लीजिए ये एक छड़ी है, ये क्या है, एक छड़ी है और यहाँ पे एक व्यक्ति है। निरपेक्ष अधिकार ये होगा कि ये व्यक्ति इस छड़ी को कैसे भी घुमा सकता है। अगर इस व्यक्ति को निरपेक्ष अधिकार है तो छड़ी को कैसे भी घुमा सकता है। तो हो सकता है कि ये छड़ी क्या करे, दूसरे व्यक्ति के सिर पे लग जाए, कान पे लग जाए, किसी का सिर फूट सकता है, किसी का नाक टूट सकता है, किसी का कान टूट सकता है। इसके अंदर ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये होगा निरपेक्ष अधिकार। निरपेक्ष अधिकार तब होगा जब व्यक्तियों को एक छड़ी दे दी जाए और वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको कैसे भी घुमा ले, तब तो ये होगा निरपेक्ष अधिकार। लेकिन वो सापेक्ष अधिकार कब होगा, सापेक्ष अधिकार तब होगा जब व्यक्ति को छड़ी घुमाने का तो अधिकार है, व्यक्ति को क्या है साथियों, छड़ी घुमाने का अधिकार तो है, लेकिन इस छड़ी को व्यक्ति वहीं तक घुमा सकता है जहां तक दूसरे की नाक शुरू ना हो। जैसे ही दूसरे की नाक शुरू होगी वैसे ही इस व्यक्ति की क्या कर ली जाएगी साथियों, छड़ी घुमाने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का या अधिकारों का ये क्षेत्र है और दूसरा व्यक्ति है जिसकी अधिकारों या स्वतंत्रताओं का ये क्षेत्र है। तो ये व्यक्ति इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएगा और ये व्यक्ति इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएगा। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में जाएंगे तो हो सकता है क्या उत्पन्न हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर जोड़ा तो उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमें राइट्स मिले वो कैसे राइट्स मिले साथियों, रिलेटिव राइट्स मिले। रिलेटिव यानी सापेक्षिक अधिकार अर्थात दूसरे की तुलना में हमें अधिकार मिले। अब ये हम किस प्रकार के अधिकार है, सापेक्षिक अधिकार, ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 19 के जो अंदर हमें जो फ्रीडम मिली हुई है उन फ्रीडम पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं अर्थात कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो एक एक आर्टिकल पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको वापस देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज ए है। इसके अंदर आपको पता है कि सभी नागरिकों को, अभी मैंने बताया है कि क्या मिलेगी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन कौन से युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे होंगे। तो इस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो प्रतिबंध लगे हुए हैं आर्टिकल 19 का जो क्लोज 2 है उसमें। आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में कौन कौन से आधार पर प्रतिबंध लगे हुए हैं वो देख लेते हैं। वो है राष्ट्र की प्रभुता, राष्ट्र की प्रभुता अर्थात सोवरेनिटी एवं अखंडता के आधार पर, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर। नंबर 2, राज्य की सुरक्षा के आधार पर।
राज्य की सुरक्षा के आधार पर। नंबर 3, अगर विदेशी राष्ट्र हैं और विदेशी राष्ट्रों से जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, इसके आधार पर भी क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है साथियों, लोक व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर की बात की, पब्लिक ऑर्डर की बात की जाए, उसके बेस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लोकाचार या नैतिकता, लोकाचार या नैतिकता, इसके आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कौन सा आधार है, अपराधों का उद्दीपन, अपराधों का उद्दीपन, इसके आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 बेस और बच गए, वो कौन से हैं, न्यायिक अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना और मानहानि। इन आधारों पर क्या लगाया गया है, जो आर्टिकल 1 के अंदर, इसके अंदर जो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली थी, उस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाए गए हैं साथियों, प्रतिबंध लगाए गए। कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन 8 आधारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, वो प्रत्येक नागरिक को क्या है साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता है जिससे हमारी नेशन की क्या हो, इंटीग्रिटी को खतरा उत्पन्न हो, जिससे क्या हो, हमारी नेशन की सॉवरेनिटी को अर्थात हमारी संप्रभुता को क्या हो, खतरा उत्पन्न हो। जिस प्रकार से जब कन्हैया कुमार ने जब स्पीच दिया कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो उन्होंने क्या किया साथियों, उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने छड़ी घुमाई, लेकिन छड़ी घुमाते समय उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे की नाक को स्पर्श कर दिया। जब दूसरे की नाक स्पर्श होगी, अर्थात दूसरे की नाक, यहाँ पे क्या है कि राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता के लिए उनका स्पीच क्या था साथियों, खतरा उत्पन्न कर रहा था। इसके अलावा समय समय पर नक्सलियों, जो अर्बन नक्सलिज्म का जो कॉन्सेप्ट चलता है, उनके जो द्वारा जो किताबें लिखी जाती है, अगर वो राष्ट्र की एकता में अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करती है, तो सरकार क्या करती है साथियों, उन किताबों पर प्रतिबंध लगा देती है। कई बार आपने देखा होगा कि फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कई बार मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो वो किसके आधार पर लगाए जाते हैं, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आप इस प्रकार का भी कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं या इस प्रकार की कोई किताब नहीं लिख सकते हैं जिससे राज्य की सुरक्षा क्या हो, राज्य की सुरक्षा को क्या हो साथियों, खतरा उत्पन्न हो। इसके अलावा विदेशी राष्ट्रों से के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, अर्थात अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं अगर हमारे किसी राष्ट्र के साथ अच्छे रिलेशन है और वो रिलेशन उससे डिस्टर्ब हो जाए। मान लीजिए यूएसए के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए हुए हैं और कोई साम्यवादी नेता क्या हो साथियों, एक काला झंडा लेके उस यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दे। ऐसा करना उस साम्यवादी नेता की क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है, लेकिन उस स्वतंत्रता से क्या हो रहा है कि विदेशी राष्ट्रों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, अर्थात इंडिया और यूएसए के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो उस आधार पर क्या लगाए जा सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर आप इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे कि क्या हो साथियों, पब्लिक ऑर्डर, जिससे क्या हो, पब्लिक ऑर्डर को खतरा उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा इस प्रकार के स्टेटमेंट भी नहीं दिए जा सकते हैं या इस प्रकार की कोई अभिव्यक्ति या कोई फिल्म का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है जिससे क्या हो, सोसाइटी की एथिक्स प्रभावित हो। इसके अलावा अपराधों का उद्दीपन, अपराधों का उद्दीपन का तात्पर्य क्या होता है कि इस प्रकार के भाषण नहीं दिए जा सकते हैं, इस प्रकार की कोई किताबें नहीं लिखी जा सकती है जिससे सोसाइटी के अंदर क्या हो, अपराध इमर्ज होते हो, जिससे क्या होते हैं, अपराध इमर्ज होते हो। अगर कोई क्या करता है, सोशल मीडिया पर बंदूक का स्टेटस लगाता है, तो वो क्या कर रहा है साथियों, अपराधों का उद्दीपन कर रहा है। तो उस पर क्या लगाए जा सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नेता लोग होते हैं वो हेट स्पीच अर्थात गणना से रिलेटेड जो स्पीच देते हैं उन पर भी क्या किए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्यों? उससे सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, अपराधों का बढ़ावा होता है। उद्दीपन को तात्पर्य होता है अपराधों को बढ़ावा देना। उसके अलावा क्या है साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना का तात्पर्य है कि हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। न्यायपालिका के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तो सभी व्यक्तियों को मानना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मानता नहीं है तो वो क्या होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा न्यायपालिका के विरुद्ध इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है या इस प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है जिससे हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर क्या हो साथियों, खतरा उत्पन्न हो।
उसके अलावा मानहानि। मानहानि का तात्पर्य है कि आप इस प्रकार की स्पीच भी नहीं देंगे जिससे किसी दूसरे की रेस्पेक्ट को क्या हो, नुकसान हो, उसकी क्या हो साथियों, मानहानि हो। तो ये है आर्टिकल 19 का जो क्लोज ए है उसका सब क्लोज ए के अंदर जो सब क्लोज ए है उसके अंदर जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर कौन कौन से युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब देखो आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका भी क्लोज बी, इसके अंदर क्या था, व्यक्ति नागरिकों को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन इस सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो आर्टिकल 19 के क्लोज 3 के अंदर लगाए गए हैं। इसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो किस बेस पर लगाए गए हैं, वो बेस है वही राष्ट्र की एकता एवं राष्ट्र की संप्रभुता, बोल सकते हैं संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता या प्रभुता या सोवरेनिटी एवं अखंडता के आधार पर, और लोक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर। अगर मान लीजिए धारा 144 लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सम्मेलन आयोजित करेंगे, तो आपके सम्मेलन पर क्या किया जा सकता है साथियों, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर भी लिखा था कि आप हथियारों के साथ पर क्या नहीं कर सकते हैं, सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, तो उसके आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो, खतरा उत्पन्न हो। तो जितने भी जो माओवादी होते हैं या जो नक्सलवादी होते हैं, वो नक्सलवादियों के जो सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है साथियों, वो इसी बेसिस पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आर्टिकल सी की बात की जाए तो इसके अंदर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो किसके अंदर लगे हुए हैं, आर्टिकल 4 के अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर दो आधार तो सेम यही हो जाएंगे, अर्थात राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता हो जाएगा, दूसरा है लोक व्यवस्था हो जाएगा, और तीसरा क्या है, नैतिकता के बेसिस पर या सदाचार के बेसिस पे। नैतिकता के बेसिस पर या सदाचार के बेसिस पर भी क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी, इसमें थी साथियों यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की और सहकारी समिति। इन 3 पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस प्रकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मतलब आप इस प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं जिससे क्या हो, राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो। इस प्रकार का कोई आप दबाव समूह भी नहीं बना सकते हैं जिससे क्या हो, लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो। इस प्रकार का कोई आप इंटरेस्ट ग्रुप या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकते हो जिससे क्या हो, सोसाइटी की नैतिकता को खतरे उत्पन्न हो। तो ये है साथियों सी के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका भी क्लोज डी और क्लोज ई। इसके अंदर तो था क्या, संपूर्ण भारत के अंदर संचरण करने की स्वतंत्रता थी। इसके अंदर भारत में कहीं पे भी निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता थी। तो इन दोनों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध लगाए हैं जो क्लोज 5 है उसके अंदर। और इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, वो बेस क्या है साथियों, वो जान लेते हैं। वो बेस है साधारण जनता के हित। साधारण जनता के हितों के आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अर्थात जो अनुसूचित जनजाति है उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संपूर्ण भारत में आपको आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता होगी, और उसके बाद में कहीं पे भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता होगी और बस जाने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन ये जो आपको अधिकार होगा वो निरपेक्ष अधिकार नहीं होगा, अपितु किस प्रकार का अधिकार होगा, सापेक्षिक अधिकार होगा। सापेक्षिक अधिकार का तात्पर्य है कि इस पर क्या लगे होंगे, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे होंगे। और ये जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगेंगे, उस युक्ति युक्त अर्थात जो रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, उस रेशनल रेस्ट्रिक्शन का आधार क्या होगा, साधारण जनता के हितों को देखते हुए और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आपको संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं, अगर वहाँ पे भ्रमण करना चाहते हैं या वहाँ पे बस जाने की इच्छा है आपकी, तो आपको वहाँ के प्रशासक से अर्थात वहाँ के डीएम से आपको क्या लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद में ही आप पूर्वोत्तर भारत में घूम सकते हो। क्यों ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सब पूर्वोत्तर भारत में क्या सबसे ज़्यादा कौन
कौन सा समुदाय अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, तो उनके हितों को संरक्षण करना है, अर्थात उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा अगर आप अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको जाने से पहले क्या लेनी पड़ेगी साथियों, अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों को क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा साधारण जनता के हितों को देखते हुए आपको आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन लगाया गया, या जब धारा 144 लगाई जाती है, जब धारा 144 लगाई जाती है, तब आपका जो भ्रमण करने की इच्छा होती है उस पर क्या लगा दिए जाते हैं साथियों, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये प्रतिबंध हुए, और यही ही सेम क्वेश्चन साथियों इस बार यूपीएससी का जो 2022 का पेपर था, उसके अंदर जो पॉलिटी का जो मेंस का पेपर था, उसके अंदर ये लिखा गया कि हमको जो संपूर्ण भारत में जो भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो, या भारत में कहीं पे भी बस जाने या निवास करने की जो स्वतंत्रता है, वो निरपेक्ष स्वतंत्रता ना होकर एक प्रकार की सापेक्षिक स्वतंत्रता है, इसका आप उल्लेख कीजिए। तो पहले तो हमें ये बताना है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, उसके बाद में उन पर युक्त कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं, और प्रतिबंध लगाने का बेस क्या है कि साधारण जनता के हितों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति के हितों को देखते हुए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद में आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट और उसका जो सब क्लोज जी था, इसके अंदर आपको क्या था, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने, वर्ती करने और कारोबार करने, और किसी भी प्रकार का कारोबार करने की क्या थी साथियों, स्वतंत्रता थी। उस पर किसी आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं साधारण, ये प्रतिबंध है आर्टिकल 19 का जो क्लोज 6 है, उसके अंदर क्लोज 6 में साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखे, साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या आप कोई ना कोई क्या रखी जा सकती है, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन के लिए तकनीकी योग्यता रखी जा सकती है, कोई टेक्निकल एबिलिटी रखी जा सकती है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, अगर राज्य के स्वामित्व में कोई बिजनेस है तो उस पर आपको क्या आजीविका के लिए उस पर आप अधिकार नहीं मांग सकते। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। साधारण जनता के हितों के आधार पर आपको क्या किया जा सकता है, आपको वर्ती के लिए आपका जो व्यवसाय करना, या जो कारोबार करने, बिजनेस करने या आजीविका, ये जो आपके अधिकार हैं उस पर क्या किए जा सकते हैं साथियों, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे गुजरात सरकार ने और बिहार सरकार ने जो शराब पर प्रतिबंध किया है, शराब पर जो प्रतिबंध किया है वो किस बेस पर किया है साथियों, साधारण जनता के हितों को आधार बनाकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि शराब का बिजनेस क्या नहीं है, आजीविका का पार्ट नहीं हो सकता है, अर्थात शराब का बिजनेस क्या होता है, साधारण जनता के हितों को प्रभावित करता है, तो उसके आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो गोवध हैं, गोवध पर भी जो प्रतिबंध लगाए हैं, वो भी किसके हितों को देखते हुए साथियों, साधारण जनता के हितों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि गाय क्या है साथियों, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस पर क्या किए जा सकते हैं, ऐसा करने पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। उसके बाद में है तकनीकी योग्यता। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 10वीं पास की है और उसकी इच्छा हो गई कि मैं तो टीचर बनना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा साथियों, बीएड करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, तकनीकी योग्यता है। उसी प्रकार से अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई टेक्निकल एबिलिटी रखी जा सकती है। जैसे आईएएस बनने के लिए, आरएस बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 10वीं पास बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं आईएएस बनने, मतलब आईएएस का फॉर्म भरना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिस पर क्या होता है, राज्य का स्वामित्व होता है। जैसे अगर हम बात करें आज़ादी से पहले अधिकतर जो उद्योग थे उन पर किसका अधिकार था, राज्य का अधिकार था। तो वो निजी क्षेत्रों पर क्या लगा सकते थे साथियों, प्रतिबंध लगा सकते थे। अगर वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु ऊर्जा कंप्लीटली किसके पास में है, स्टेट के पास में। अंतरिक्ष किसके पास में है साथियों, स्टेट के पास में। तो कोई व्यक्ति कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता है कि मेरी बिजनेस करने की इच्छा हो रही है और परमाणु संयंत्र की स्थापना करने की इच्छा हो रही है, तो मेरे ये आजीविका का अधिकार है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जो राज्य के स्वामित्व हैं उनके बेसिस पर क्या लगाए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
तो ये हुआ साथियों हमारा जो आर्टिकल 19। एक बार हम आर्टिकल 19 को वापस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम मिली हुई है और उन फ्रीडम को याद कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 का जो फंडामेंटल राइट्स है वो केवल किसको मिला हुआ है, सिटीजन को मिला हुआ है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए, सभी व्यक्तियों को क्या होगी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और अगर व्यक्तियों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना है तो बंद कमरे में तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा नहीं, वो व्यक्ति क्या करेगा, घर से बाहर निकलेगा। तो घर से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा साथियों, सम्मेलन करेगा। जब वो सम्मेलन करेगा तो कुछ लोग मिलकर, जब वो सम्मेलन करेगा तो कुछ लोग मिलकर क्या कर सकते हैं साथियों, यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं या सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो हमको राइट्स मिलेगा ये हो जाएगा सी के अंदर। जब यूनियन बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, सहकारी समिति बना ली, तो वो चाहेंगे कि उनके संगठन के जो विचार है संपूर्ण भारत में फैले। तो संपूर्ण भारत में फैले तो उस व्यक्ति को क्या होगा, आबाद रूप से भारत में संचरण करने की स्वतंत्रता होगी। और जब वो व्यक्ति आबाद रूप से संपूर्ण भारत में संचरण करेगा अर्थात भ्रमण करेगा, तो हो सकता है उस व्यक्ति की, उस नागरिक की कहीं पे निवास करने की इच्छा हो जाए, या हो सकता है उस नागरिक को कहीं पे बस जाने की इच्छा हो जाए। जब व्यक्ति कहीं पे निवास करना चाहता है या बस जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे संपत्ति को अर्जित करना पड़ेगा, अर्थात संपत्ति खरीदनी पड़ेगी और बेचनी पड़ेगी। अब संपत्ति तब खरीदी जाएगी, तब बेची जाएगी जब व्यक्ति के पास में क्या होगा, पैसा होगा, अर्थात वो व्यक्ति क्या हो करेगा साथियों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार की वृत्ति, किसी न प्रकार की आजीविका, व्यवसाय और व्यापार होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। ये है सीक्वेंस है इस कहानी के रूप में जो आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम मिली हुई है उनको क्या कर सकते हैं साथियों, हम याद कर सकते हैं। अब फिर भी अगर आपको सीधे सीधे आर्टिकल याद रखना है तो जी, आपके पीछे जी कब लगेगा, जब कोई ना आप पैसा कमाओगे लाइफ में। आपको लोग रेस्पेक्ट से जी लगा के तभी बोलेंगे जब आप क्या करोगे, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करोगे, लाइफ में अच्छा पैसा कमाओगे। तो जी के अंदर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोविजन है। उसके बाद में एफ अब हमारा क्या नहीं रहा साथियों, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, अब क्या हो गया है, लीगल राइट्स हो गया है। तो एफ क्या हो गया है, फालतू हो गया है। तो ये एफ के अंदर किससे संबंधित था, संपत्ति से रिलेटेड प्रोविजन थे। उसके बाद में डी है, डी जो डॉन होगा वो डॉन क्या करेगा, संपूर्ण भारत में भ्रमण करेगा। डॉन क्या करेगा, संपूर्ण भारत में भ्रमण करेगा। तो डी किसके अंदर है, संपूर्ण भारत में भ्रमण करने से रिलेटेड प्रोविजन है। उसके बाद में अगर ई का तात्पर्य है एनिमी, दुश्मन का बनता है। विदेश नीति में पढ़ते हैं कि प्रत्येक पड़ोसी क्या होता है, दुश्मन होता है। जब आप कहीं पे निवास करोगे, कहीं पे बस जाओगे तो वहाँ पे आपका पड़ोसी बनेगा, तो वो आपका क्या होगा, एनिमी होगा। क्योंकि विदेश नीति में चलता है कि प्रत्येक पड़ोसी क्या होता है, आपका दुश्मन होता है। उसके बाद में सी, तो ए बी सी 3 नंबर पे आता है। तो इसमें 3 स्वतंत्रता है, यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की, सहकारी समिति बनाने की। उसके अलावा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में है और बी में किसकी है, सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये तो अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ है आर्टिकल 19। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंदर किससे रिलेटेड प्रोविजन है, जो दंडित व्यक्ति है, दंडित व्यक्ति के मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, या हम क्या बोल सकते हैं आर्टिकल 20 के अंदर कि जो अपराध में जो दोषी पाया गया व्यक्ति है, दोषी पाए गए व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण। व्यक्ति वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 20 किसको प्राप्त है साथियों, व्यक्तियों को प्राप्त है। इसका मतलब भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त होगा और जितने भी जो विदेशी मूल के लोग जो भारत में निवास कर रहे हैं उनको भी प्राप्त होगा। तो आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है और वो व्यक्ति अपराध में दोषी पाया गया है और उस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को भी क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। साथियों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मर्म को समझिए, इंडिया की डेमोक्रेसी के, इंडिया के लोकतंत्र को मर्म को समझिए कि हमारा जो लोकतंत्र है ना केवल साधारण जनता, अर्थात ना केवल साधारण जनता के हितों का संरक्षण कर रहा है, अपितु अगर किसी व्यक्ति ने अपराध भी कर दिया है,
उस अपराध कर दिया है, तो अपराध करने के बाद में भी उस व्यक्ति को भी क्या मिल रहे हैं, कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। कुछ क्या मिल रहे हैं साथियों, स्पेशल फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन से मिल रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है और अपराध में क्या पाया गया है, व्यक्ति दोषी पाया गया है, तो अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार मिल रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 20 का जो क्लोज फर्स्ट है, वो क्लोज फर्स्ट क्या बोलता है साथियों, क्लोज फर्स्ट ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, और अपराध के दौरान जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय कोई ना कोई विधि होगी। अपराध के दौरान जो विधि है, उस विधि में उल्लेखित प्रावधान, उस विधि में उल्लेखित प्रावधानों, उस विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही सजा मिलेगी, के अनुसार ही सजा मिलेगी। क्या लिखा है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस व्यक्ति ने जब अपराध किया है और अपराध के समय जो विधि प्रचलन में थी या जो विधि बनी हुई थी, उसी विधि के अंदर जो उल्लेखित प्रावधान है उसी के अनुसार क्या मिलेगी, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि भारत में विधि का शासन है, और विधि के शासन में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति को सजा विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही मिलती है। लेकिन आर्टिकल 20 का क्लोज फर्स्ट क्या बोलता है कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है और उस समय जो विधि प्रचलन में थी, उसी विधि के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। अर्थात ये बोलता है कि कार्योत्तर विधि से क्या है साथियों, विधि से संरक्षण है, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉ। इसका तात्पर्य एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 अक्टूबर 2020 को कोई बाइक चोरी की, और उस समय बाइक चोरी करने पर यह सजा थी कि उस व्यक्ति को क्या हो सकती है, 2 वर्ष की सजा हो सकती है, 2 वर्ष की सजा हो सकती है। तो प्रोविजन ये बोलता है कि व्यक्ति ने जिस दिन अपराध किया और उस अपराध के दौरान जो विधि थी और उस विधि में जो लिखे थे जो प्रोविजन, उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी साथियों, सजा मिलेगी। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, आर्टिकल 20 का क्लोज फर्स्ट बोल रहा है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, इस दिन व्यक्ति ने अपराध किया और ये सजा बाइक चोरी करने पर 2 वर्ष की सजा थी। मान लीजिए कि 10 अक्टूबर 2021 को संसद ने ये कानून बना दिया या राज्य की विधानसभा ने ये कानून बना दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने बाइक चोरी की है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा मिलेगी, 4 वर्ष की सजा मिलेगी। अपराधी यही है, ये व्यक्ति अपराधी यही है अभी भी। अब मान लीजिए कोर्ट ने फैसला दिया 10 अक्टूबर, कोर्ट ने फैसला कब दिया, 10 अक्टूबर 2022 को। कोर्ट ने फैसला कब दिया, 10 अक्टूबर 2022 को। अब वो देखेगा कि भाई इस समय तो विधि जो प्रचलन में है वो विधि तो ये कह रही है कि 10 अक्टूबर 2021 से तो ये लिखा है कि अगर किसी ने बाइक चोरी की है तो 4 वर्ष की सजा मिलेगी। तो क्या उसको 4 वर्ष की सजा मिलेगी क्या? नहीं दोस्तों, ये देखा जाएगा कि व्यक्ति ने जिस दिन अपराध किया है, व्यक्ति ने जिस दिन अपराध किया है उस दिन कौन सी विधि प्रचलन में थी। तो उस दिन कौन सी विधि प्रचलन में थी साथियों, उसने अपराध किया था 10 अक्टूबर 2020 को, तो उस समय विधि प्रचलन में थी ये। तो उसको सजा कितनी मिलेगी साथियों, 4 वर्ष की ना मिलकर उसको सजा कितनी वर्ष की मिलेगी, 2 वर्ष की मिलेगी। यही कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, आर्टिकल 20 का क्लोज फर्स्ट ये बोल रहा है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात कार्य करने के बाद की विधियों से क्या है, संरक्षण। ये अपराध करने के बाद में विधि बनी है ना, इस विधि से क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है भूतलक्षी विधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भूतलक्षी विधियों पर क्या लगाया गया है साथियों, प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात जिस दिन व्यक्ति ने अपराध किया है उस अपराध से पहले के लिए कोई विधि नहीं बना सकती है। अर्थात यहाँ पे संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है कि इस दिन ये था कि उसको 2 वर्ष की सजा होगी। ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है कि 2018 से अगर किसी ने बाइक चोरी की है,
विधि कब बना रही है? 2021 में। और ये लिख रही है कि 2018 से अगर किसी ने बाइक चोरी की है तो उसको 4 वर्ष की सजा मिलेगी। ऐसी विधियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अर्थात भूतलक्षी विधियों पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। और ये भूतलक्षी विधियों पर जो प्रतिबंध लगा है साथियों, वो केवल आपराधिक विधियों पर लगा हुआ है। केवल कौन सी विधियों पर लगा हुआ है? केवल क्रिमिनल जो लॉ होते हैं उन पर लगा हुआ है। सिविल विधियों पर ऐसा प्रतिबंध नहीं है। सिविल विधियों पर ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है, जो टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन है, मान लीजिए गवर्नमेंट बोल दे कि आज विधि बनाए, 2022 में विधि बनाए, और ये बोल दे कि आपकी जो आय है उसका जो बेस लिया जाएगा 2018, और वहां से आपकी जो आय है उस पर क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। तो आप कभी कभी देखते हैं कि जो वेतन में वृद्धि की जाती है, वेतन में वृद्धि क्या कर दी जाती है? अगर मान लीजिए अगस्त में कानून बनाया और बोल दिया जाता है कि 1 जनवरी से हम क्या कर रहे हैं? वेतन में वृद्धि कर रहे हैं। तो जो सिविल विधियां हैं वो भूतलक्षी प्रभाव रख सकती हैं, लेकिन जो आपराधिक विधियां हैं उन आपराधिक विधियों पर क्या किया गया है साथियों? भूतलक्षी प्रभाव को प्रतिबंध किया गया है। तो ये हुआ आर्टिकल 20 का क्लोज फर्स्ट, जो ये बोलता है कि कार्यातर विधि से क्या होगा? नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम आर्टिकल 20 का क्लोज 2। ये क्लोज 2 क्या बोलता है? ये है दोहरे जोखिम से संरक्षण। दोहरे जोखिम से संरक्षण, या दो सिंपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, अर्थात दोहरे जोखिम से संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण है। इसमें क्या प्रोविजन है साथियों कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया है? एक अपराध किया है। इस व्यक्ति ने क्या किया साथियों? एक अपराध किया है। तो इस व्यक्ति को एक अपराध के लिए, इस व्यक्ति को एक अपराध के लिए कि एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जाएगा, ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और ना ही क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। सिंपल है कि एक अपराध, अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। उस व्यक्ति को 2 बार अभियोजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात 2 बार उसकी सुनवाई की प्रक्रिया नहीं चलेगी। प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी क्या चलेगी? एक बार चलेगी, और उस व्यक्ति को दंडित भी क्या किया जाएगा? एक बार। दोहरे जोखिम से संरक्षण का तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कि एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा, ना ही उसको पनिशमेंट किया जाएगा। अब देखो, जो प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया है, जो अभियोजन की प्रक्रिया, ये चलती है साथियों न्यायालय में। ये कहाँ पे चलती है? न्यायालय में। तो इसका तात्पर्य हुआ ये जो अधिकार है वो कहाँ पे मिलता है? हमको न्यायपालिका में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? न्यायपालिका में मिलता है, प्रशासन में नहीं मिलता है। अर्थात प्रशासन में किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, अर्थात किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर 1 से अधिक बार तक क्या किया जा सकता है? दंडित भी किया जा सकता है, और उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? उस व्यक्ति पर 1 से अधिक बार के लिए क्या किया जा सकता है? अभियोजन किया जा सकता है, अर्थात प्रोसिक्यूशन की जो प्रक्रिया है उसको भी चलाया जा सकता है। तो जो प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे चलती है? न्यायपालिका में चलती है। तो जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से संरक्षित है? न्यायपालिका से। उसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन की जो प्रक्रिया है वो कौन से मामलों में चलती है साथियों? आपराधिक मामलों में चलती है, अर्थात जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें चलती है। तो ये राइट्स भी हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? आपराधिक गतिविधियों से। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया हो, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, अर्थात किसी व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति की हत्या की हो, तो वो अपराध राज्य के विरुद्ध माना जाता है। वो अपराध किसके विरुद्ध माना जाता है? राज्य के विरुद्ध माना जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के विरुद्ध जो केस लड़ता है वो केस कौन लड़ता है साथियों? राज्य की तरफ से लड़ा जाता है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 20 का क्लोज 2, जो ये बोलता है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही अभियोजित किया जाएगा और एक बार ही उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा साथियों? दंडित किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 20 का क्लोज 3 ये बोलता है आत्म
आत्म अभिशंसन से संरक्षण अर्थात सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में जाना चाहे तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है साथियों, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल क्लोज 3 के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति की पिटाई की और उस व्यक्ति ने मान लीजिए अपराध कबूल कर लिया पुलिस के सामने, और जैसे ही वो न्यायपालिका के सामने गया और वो मान लीजिए मना कर देता है, तो फिर वहाँ पे पुलिस उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, न्यायपालिका उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। अर्थात व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय के अंदर अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये क्लोज कहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, आर्टिकल 20 के अंदर, जो सब क्लोज 3 है उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 20। अब देखो 19 और 20 जो हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई PYQs हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका क्या कर लेते हैं साथियों, डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जा रही है के द्वारा संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 19 के अंदर भारत की प्रभुता अर्थात इंडिया की सॉवरेनिटी और भारत की अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी, इन शब्दों को अंतः स्थापित किया गया या सम्मिलित किया गया। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसमें साथियों ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आगे RS प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। अब देखो साथियों, अब क्या है कि हमने पढ़ा कि आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है और उसका भी सब क्लोज ए है, उसके अंदर व्यक्तियों को नागरिकों को क्या प्राप्त है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन फिर हमने देखा कि इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगे हुए हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। उस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगे हुए हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। और उसके अंदर हमने 8 आधार देखे, जिसमें से पहला आधार था भारत की प्रभुता एवं अखंडता, अर्थात आप इस प्रकार की कोई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे भारत की प्रभुता एवं अखंडता को क्या उत्पन्न हो साथियों, खतरा उत्पन्न हो। अगर ऐसा है तो उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। तो ये तो हमने अभी डिस्कशन में जाना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये भारत की प्रभुता एवं अखंडता जो शब्द है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये जोड़ा गया 16वें जो 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा 1963 में जो 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 19 का जो क्लोज 2 है उसके अंदर क्या जोड़ा गया साथियों, भारत की प्रभुता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्थात तो 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमको क्या होता है, जब ये इन्फॉर्मेशन अर्थात ये जब फैक्ट याद नहीं होता है तो हमने पढ़ रखा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद जोड़ा गया, दूसरा पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और तीसरा कौन सा जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। जब फैक्ट याद नहीं होता है तो सीधा हमारा माइंड क्या कहाँ पे जाता है कि जब प्रस्तावना में अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया तो जेन्युइनली होगा कि हमारा आर्टिकल 19 में भी ये किससे जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया। ऐसा नहीं है। अब आपको ये फैक्ट याद रखना है कि प्रियम्बल के अंदर तो जो अखंडता शब्द जोड़ा गया वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जबकि आर्टिकल 19 के अंदर जो सॉवरेनिटी और जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, वो 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया साथियों, 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19(1) के अंदर जो हमको कौन सी संपत्ति का जो अधिकार मिला हुआ था, उस संपत्ति के अधिकार को क्या हटाकर कौन सा
संपत्ति का जो हमारे को जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ था उसको कहाँ पे लिख दिया गया, आर्टिकल 301 ए के अंदर लिख दिया गया। और अब हमको जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है साथियों, लीगल राइट्स है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें आपको याद में रखना है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रभुता और जो अखंडता शब्द जोड़ा गया वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है साथियों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट पे क्या करना है, हमें विचार करना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों को स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। अभी मैंने बताया कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की और बताया कि वाक में किस किस को सम्मिलित किया जाता है और अभिव्यक्ति में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो इनके अंदर बोलने को सम्मिलित किया जाता है, फिल्म प्रदर्शन को सम्मिलित किया जाता है। जो मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर निहित है। अगर कोई नाटक प्रदर्शन करना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, अगर किसी प्रकार के चित्रों का निर्माण कर रहा है, अगर सोशल मीडिया पर कुछ चीजें लिख रहा है, तो वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है। तो सिंपल स्टेटमेंट है जो कि क्या है साथियों, सही है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से क्या है, विचार विमर्श और संवाद करने से ही सभी विचारों और व्यक्तियों का विकास ये होता है। ये बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक व्यक्ति क्या है साथियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अजूबा है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने आप में अजूबा है। हर व्यक्ति के विचार क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग हैं। जब व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता होगी तभी तो क्या होंगे साथियों, नए विचार आएंगे। अर्थात हमारा जो समाज है वो खंडन और मंडन की सहायता से हमेशा क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर संपूर्ण मानव सभ्यता, अगर 100 लोग में से एक लोग भी अलग विचार रख रहा है तो इसके विचारों को भी महत्ता देनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक व्यक्ति का विचार, प्रत्येक व्यक्ति का की जो थिंकिंग है, उसका जो थॉट है, उसका जो एक्सप्रेशन है, उनकी इंपॉर्टेंस है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रत्याभूत अधिकार है, मतलब कौन कौन से अधिकार है, निहित हैं, उनमें से क्या नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल 19, ये जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार इसका क्वेश्चन साथियों जरूर पूछा जाता है और इसकी सभी स्वतंत्रताएं आपको याद करनी है। आर्टिकल 19 के अंदर जो कौन कौन से फ्रीडम है, अर्थात कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं या कौन कौन से अधिकार हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। और फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन से आर्टिकल 19 के अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो देख लेते हैं। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात वाक की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज ए है। इसके अंदर नागरिकों को क्या मिली हुई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद में क्या लिखा है कि कोई भी वर्ती करने की स्वतंत्रता होगी। अभी मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका जो क्लोज जी है, मैंने कहा कि जी आपके लोग कब लगाएंगे, जब आप क्या करोगे, कोई न कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे, अर्थात कोई न कोई व्यवसाय करोगे। तो ये किस में लिखा हुआ है, जी के अंदर, तो ये भी आर्टिकल 19 के अंदर है। अपनी पसंद की धर्म पालना करने की स्वतंत्रता, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 25 के अंदर है। उसके बाद में संगम अर्थात यूनियन और एसोसिएशन बनाने की जो स्वतंत्रता है, इसके साथ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी कहाँ है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उस क्लोज का जो सब क्लोज 3C है उसके अंदर की क्या है कि व्यक्तियों को यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की और सहकारी समिति बनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आर्टिकल 19 के अंदर कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, तो सी ऑप्शन, क्योंकि यह आर्टिकल किस में लिखा है, 25 में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है।
अर्थात ये पूछे हैं कि ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से फंडामेंटल राइट्स कौन सा है और फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है, ये हमको जानना है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज ए है, उसके अंदर नागरिकों को क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। उसके बाद में संपत्ति का अधिकार, मैंने अभी बताया कि आपको आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज एफ था, उसमें संपत्ति का अधिकार उल्लेखित था। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया और अब ये कौन सा राइट रह गया है, केवल एक लीगल राइट्स रह गया है जिसको आर्टिकल 300A के अंदर लिख दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार अब क्या नहीं है साथियों, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अभी तो कौन सा राइट्स है, ये लीगल राइट्स है, लीगल राइट्स है, ये याद रखें। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार, अब आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 21 का जो क्लोज ए है उसके अंदर व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक क्या होगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो शिक्षा का अधिकार भी किस प्रकार का राइट्स हो जाएगा साथियों, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात आर्टिकल 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर अपराध में कोई व्यक्ति दोष सिद्धि का मतलब है कि अपराध में किसी व्यक्ति को दंड मिला है या किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, उस अपराध सिद्ध हुए व्यक्ति को भी क्या मिले हुए हैं, संरक्षण मिले हुए हैं। कौन कौन से संरक्षण मिले हुए हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट अर्थात सही कथन पूछा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी। तो अर्थात हमने पढ़ा कि आर्टिकल 20 का जो क्लोज 2 है वो ये बोलता है कि दोहरे जोखिम से संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। दोहरे जोखिम से संरक्षण का तात्पर्य होगा कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी और एक बार ही अभियोजित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद में है आपराधिक कानून। आपराधिक जो कानून होते हैं उसमें किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात मैंने बताया कि आपराधिक कानून क्या नहीं रखते हैं, भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं, अर्थात पीछे की डेट से जाके क्या नहीं किया जा सकता है, आपराधिक विधियों को लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि घोषित नहीं किया जाएगा, सही है। उसके बाद में C3 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 20 का जो क्लोज 3 है, आत्म अभिशंसन का अधिकार, अर्थात सेल्फ इनक्रिमिनेशन से क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो और ये कहाँ पे था साथियों, आर्टिकल 20 का जो क्लोज फर्स्ट था। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट क्या है साथियों, करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये साथियों आज हमने जो डिस्कशन किया है वो आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कशन किया है और आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कशन किया है, और उनसे संबंधित जो 5 क्वेश्चन थे उनका भी साथियों हमने समाधान जानने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।